हेलो दोस्तों, और आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। ISO/IEC 17025/2017 का क्लॉज नंबर 4। आज हम इस वीडियो में डिटेल से पूरा एकदम डिस्कस करेंगे कि क्लॉज नंबर 4 में कितने सब क्लॉज होते हैं। सबके बारे में आज हम जानेंगे डिटेल से पूरा। तो इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था, क्लॉज नंबर 1, 2 एंड 3 था, उसमें हमने अच्छी तरीके से डिस्कस किया हुआ था। अगर आप लोगों को उस वीडियो से रिलेटेड या फिर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। या फिर मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल ID दी हुई है, आप वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स, आओ चलते अपने वीडियो पे। अपने वीडियो चलने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो आओ वीडियो पे चलते हैं। ISO/IEC 17025/2017 का पार्ट 2। आज का हमारा टॉपिक है क्लॉज नंबर 4। आज हम डिस्कस करेंगे क्लॉज नंबर 4 पे। तो चलते हैं वीडियो पे। ISO/IEC 17025/2017 का अभी तक जो हमने डिस्कस किया, जो भी पार्ट हमने डिस्कस किया, वो सब बेसिक पार्ट थे। अब आगे हम जो पार्ट डिस्कस करेंगे वो सब फंक्शनल पार्ट होंगे। इस डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ वर्बल फॉर्म है, तो उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। इन दिस डॉक्यूमेंट द फॉलोइंग वर्बल फॉर्म्स आर यूज्ड। नीचे दिए गए वर्बल फॉर्म का इस स्टैंडर्ड में यूज होता है। फर्स्ट है शैल। शैल इंडिकेट ए रिक्वायरमेंट। जहाँ भी शैल दिखे इसका मतलब ये है कि ये रिक्वायरमेंट है। सेकंड पॉइंट इज शुड। शुड इंडिकेट्स अ रिकमेंडेशन। शुड जो है वह या रिकमेंड करता है या सजेशन करता है। मे इंडिकेट ए परमिशन। में मतलब इस डॉक्यूमेंट में परमिशन होता है, यह डॉक्यूमेंट आपको उस काम के लिए परमिशन देती है। फोर्थ पॉइंट इज कैन। कैन इंडिकेट्स अ पॉसिबिलिटी और ए कैपेबिलिटी। कैन हमें यह बताता है कि अगर पॉसिबिलिटी है, अगर पॉसिबल है और आप इस काम के लिए कैपेबल हैं तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या है? 4.1 क्लॉज नंबर 4 जनरल रिक्वायरमेंट्स। क्लॉज नंबर 4 में दो सब क्लॉजेज हैं। पहला इम्पार्शियलिटी, दूसरा कॉन्फिडेंशियलिटी। तो 4.1 इम्पार्शियलिटी। क्लॉज नंबर 4.1.1 Laboratory activities shall be undertaken impartially and structured and managed so as to safeguard impartiality। यहाँ एक्टिविटी की बात हो रही है। इसके अंदर टोटल 2 टर्म्स हैं। फर्स्ट, अंडरटेकन इम्पार्शियलिटी, यानी इम्पार्शियलिटी को अंडरटेक करना है, इम्पार्शियलिटी को अपने लैब के अंदर मेंटेन करना है। एंड सेकेंड, स्ट्रक्चर एंड मैनेज सो एज टू सेफगार्ड इम्पार्शियलिटी। आपके लैब के अंदर एक वेल स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक वेल मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, जिससे कि आप लेबोरेटरी के अंदर इम्पार्शियलिटी को सेफगार्ड रख सकें, यानी सेफ रख सकें। लेबोरेटरी एक्टिविटीज शैल बी अंडरटेकन इम्पार्शियलिटी। यहाँ शैल है, इसका मतलब ये रिक्वायरमेंट है। लेबोरेटरी के अंदर ये रिक्वायरमेंट है कि इम्पार्शियलिटी को लैब के अंदर अंडरटेकन करें, मतलब इम्प्लीमेंट करें, लागू करें। एंड स्ट्रक्चर एंड मैनेज सो एज टू सेफगार्ड इम्पार्शियलिटी, यानी लेबोरेटरी के अंदर में इम्पार्शियलिटी को सेफगार्ड करने के लिए लेबोरेटरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होना चाहिए और एक मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। क्लॉज नंबर 4.1.2 द लेबोरेटरी मैनेजमेंट शैल बी कमिटेड टू इम्पार्शियलिटी। मतलब मैनेजमेंट को इम्पार्शियलिटी को लेके कमिटमेंट करना है। अब देखिए यहाँ भी सेल है, इसका मतलब ये भी एक रिक्वायरमेंट है। द लेबोरेटरी मैनेजमेंट शैल बी कमिटेड टू इम्पार्शियलिटी। लेबोरेटरी को अपने लैब के अंदर इम्पार्शियलिटी को लेके कमिटमेंट करना है। 4.1.3 क्लॉज द लेबोरेटरी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्पार्शियलिटी ऑफ इट्स लेबोरेटरी एक्टिविटीज एंड शैल नॉट अलाउ कॉमर्शियल, फाइनेंशियल और अदर प्रेशर टू कंप्रोमाइज इम्पार्शियलिटी। यहाँ 2 पॉइंट है। फर्स्ट, लैब शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्शियलिटी, यानी लैब
रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इम्पार्शियलिटी का, मतलब इम्पार्शियलिटी को लेके रिस्पॉन्सिबल होगा लैब। एंड सेकेंड पॉइंट इज सेल नॉट एनी प्रेशर टू कंप्रोमाइज इम्पार्शियलिटी। आप ऐसा कोई भी प्रेशर नहीं दोगे जिससे कि इम्पार्शियलिटी कंप्रोमाइज होगी। यहाँ पर सीधा सीधा किसी भी तरह की इम्पार्शियलिटी की जिम्मेदारी को लैब के ऊपर डाला गया है। अगेन इस सेंटेंस को देखते हैं। द लेबोरेटरी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्पार्शियलिटी। शैल है तो इसका मतलब यह रिक्वायरमेंट है ऑफ इट्स लेबोरेटरी एक्टिविटीज एंड शैल नॉट अलाउ कॉमर्शियल, फाइनेंशियल और अदर प्रेशर टू कंप्रोमाइज इम्पार्शियलिटी। यहाँ पे किसी भी तरह का प्रेशर, चाहे वो कॉमर्शियल हो, फाइनेंशियल हो, यहाँ पे लेबोरेटरी किसी भी तरह का प्रेशर अलाउ नहीं करेगी जिससे कि इम्पार्शियलिटी कंप्रोमाइज होती होगी। यहाँ पे हम कॉमर्शियल और फाइनेंशियल का मतलब समझ लेते हैं। कॉमर्शियल का मतलब जैसे कि हमारे पास टेस्टिंग के लिए सैंपल ज़्यादा आ गया है, तो हम अगर मेथड से हट के या फिर कोई शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं ताकि हमारा आउटपुट ज़्यादा निकल सके, तो यहाँ पे हमारी इम्पार्शियलिटी जो है इफेक्ट होती है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। और फाइनेंशियल का मतलब ये हो गया कि जैसे फाइनेंशियल का मतलब ये है कि जैसा कि आपका बॉस आपसे कह सकता है कि हमारे पास टेस्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा सैंपल है, तो कस्टमर को फास्ट सर्विस देने के लिए और अधिक से अधिक टेस्टिंग करने पर आपको बोनस या कुछ फाइनेंशियल लालच दिया जाता है, तो इससे भी हमारी इम्पार्शियलिटी इफेक्ट हो सकती है। तो इसको भी हमें लैब में इग्नोर करना है, मेंटेन करना है, मतलब ऐसा लैब में नहीं होना चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब क्लॉज नंबर 4.1.4 द लेबोरेटरी शैल आइडेंटिफाई रिस्क टू इट्स इम्पार्शियलिटी ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस। दिस shall includes those risks that arise from its activities or from its relationship or from the relationship of its personnel. However, such relationships do not necessarily present a laboratory with a risk to impartiality. यहाँ रिस्क एलिमिनेशन की बात हो रही है। हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ISO IEC 17025 2017 के अंदर रिस्क पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। तो 4.1.4 के अंदर भी रिस्क बेस्ड थिंकिंग को ही बताया गया है। इसके अंदर दो इम्पोर्टेंट लाइन है। फर्स्ट इज आइडेंटिफाई रिस्क टू इट्स इम्पार्शियलिटी ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस। हमें ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस पे इम्पार्शियलिटी के अंदर जो रिस्क है या वह रिस्क जो इम्पार्शियलिटी को प्रभावित कर सकता है उसे आइडेंटिफाई करना है। ऑन गोइंग बेसिस क्या है? ऑन गोइंग बेसिस का दो मतलब होता है। एक तो होता है पीरियोडिकली, एक पीरियड के बाद, यानी कुछ समय के अंतराल के बाद आप अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करें। इसके लिए आपके पास एक फॉर्मेट होना चाहिए। सेकेंड इज अगर आपने लेबोरेटरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कोई चेंजिंग किया, तो यानी या तो डॉक्यूमेंट में कुछ चेंज किए या फिर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं या कोई आपका अथॉराइज्ड पर्सन, क्वालिटी या टेक्निकल मैनेजर को चेंज कर रहे हैं, तो उस वक्त भी आपको इम्पार्शियलिटी के अंदर जो रिस्क हो सकता है उसको आइडेंटिफाई करना है। ऑनगोइंग बेसिस का मतलब यही होता है। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? शैल इंक्लूड दोज रिस्क दैट अराइज फ्रॉम इट्स एक्टिविटीज और फ्रॉम इट्स रिलेशनशिप और फ्रॉम द रिलेशनशिप्स ऑफ इट्स पर्सन। तो अब रिस्क कहाँ हो सकता है? इट्स एक्टिविटीज, हम लैब के अंदर जो भी एक्टिविटीज करते हैं वहाँ रिस्क हो सकता है। इट्स रिलेशनशिप, लेबोरेटरी का जो भी रिलेशनशिप है किसी कंपनी के साथ या फिर किसी कस्टमर के साथ या फिर किसी गवर्नमेंट के साथ, तो वहाँ पे भी रिस्क हो सकता है। रिलेशनशिप ऑफ पर्सनल, हमारे पास जो कर्मचारी हैं, हमारे पास जो पर्सनल हैं, उनका किसी और के साथ अगर रिलेशनशिप हो तो उस कर्मचारी का भी, अगर उसके रिलेशनशिप से भी हमारे लैब के अंदर रिस्क प्रोड्यूस हो सकता है। तो इन सब बातों को हमें ध्यान में रखना है। 4.1.4 को एक बार फिर से देखते हैं। द लेबोरेटरी सेल है तो यहाँ पे भी एक रिक्वायरमेंट है।
The laboratory shall identify risk to its impartiality on an ongoing basis. Ongoing basis पर laboratory impartiality के अंदर जो रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करेगा. This shall include those risks that arise from its activities. इसके अंदर वो रिस्क होगा जो इस रिस्क इस एक्टिविटीज से और फ्रॉम इट्स रिलेशनशिप या फिर इसके रिलेशनशिप से और फ्रॉम द रिलेशनशिप ऑफ इट्स पर्सनल या फिर इसके पर्सनल रिलेशनशिप से इम्पार्शलिटी रिस्क अराइज होता है. तो हमें इसको आइडेंटिफाई करना है. हाउएवर such relationships do not necessarily present a laboratory with risk to impartiality. ऐसा रिलेशनशिप जो लेबोरेटरी के अंदर इम्पार्शलिटी के लिए रिस्की हो तो यह लेबोरेटरी के अंदर नहीं होती. नोट: अ रिलेशनशिप दैट थ्रेटन्स द इम्पार्शियलिटी ऑफ द लेबोरेटरी कैन बी based on ownership, governance, management, personal, shared resource, finance, contracts, marketing, including branding and payment of as sales commission or other inducement for the referral of new customers etc. ऐसा रिलेशनशिप जो लेबोरेटरी के इम्पार्शलिटी को प्रभावित कर सकता है वो ओनरशिप के बेसिस पे हो सकता है, गवर्नमेंट के बेसिस पे हो सकता है, मैनेजमेंट के बेसिस पे हो सकता है, पर्सनल के बेसिस पे हो सकता है, शेयर रिसोर्स के बेसिस पे हो सकता है. शेयर रिसोर्स का मतलब होता है जब कोई इक्विपमेंट या कंपनी शेयर के थ्रू यूज करता है तो उसे हम शेयर रिसोर्स करते हैं. फाइनेंस के बेसिस पे हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हो सकता है, मार्केटिंग के बेसिस पे हो सकता है, पेमेंट ऑफ सेल्स कमीशन सेल्स के बेसिस पे जो हम कमीशन देते हैं या पेमेंट करते हैं वहाँ हो सकता है, और अदर इंडस्टमेंट फॉर द रेफरल ऑफ ए न्यू कस्टमर्स etc. न्यू कस्टमर्स को जो हम इंडस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं या फिर प्रलोभन देते हैं तो उस तरह का रिलेशनशिप इम्पार्शियलिटी के लिए रिस्की हो सकता है. नेक्स्ट क्लॉजेज 4.1.5 If a risk to impartiality is identified, the laboratory shall be able to demonstrate how it eliminates or minimizes such risk. यहाँ पर प्रिवेंटिव मेजर्स की बात हो रही है. इससे पहले 4.1.4 में पढ़ा था रिलेशनशिप के थ्रू वह रिस्क जो आपकी इम्पार्शियलिटी को अफेक्ट करे तो उस तरह के रिस्क को आप पहचानिए, आइडेंटिफाई करिए. और अब यहाँ 4.1.5 में के अंदर बता रहा है कि एक बार जब आपने रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया है या तो फिर उसको मिनिमाइज कीजिए या तो फिर उसको एलिमिनेट कीजिए. अब यहाँ भी सेल लगा है, इसका मतलब यह भी एक रिक्वायरमेंट है. द लेबोरेटरी शैल बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ इट एलिमिनेट्स एट और मिनिमाइज सच रिस्क. अब आपने अगर रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया है तो या तो उसको डेमोन्स्ट्रेट कीजिए या फिर उसको या तो एलिमिनेट कीजिए या तो फिर उसको मिनिमाइज कीजिए. इम्पार्शियलिटी के अंदर अगर रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया गया है तो शैल बी एबल लेबोरेटरी करे डेमोन्स्ट्रेट उसको दर्शाएगा हाउ इट एलिमिनेट्स और मिनिमाइज सच रिस्क कि रिस्क को कैसे एलिमिनेट कर रहा हो या फिर रिस्क को कैसे मिनिमाइज कर रहा है. अब यहाँ पे आता है हाउ टू डू इट, यानी हम रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करें. फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज एक्सेप्टेबल, व्हाट इज अनएक्सेप्टेबल, मतलब क्या एक्सेप्टेबल है और क्या अनएक्सेप्टेबल है. थर्ड पॉइंट इज प्लान एक्शन टू एड्रेस द रिस्क, रिस्क को एड्रेस करने के लिए, रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए आप प्लान बनाइए. फोर्थ पॉइंट इज हाउ कैन आई अवॉइड, रिस्क को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं. एलिमिनेट और मिटिगेट द रिस्क, रिस्क को हम कैसे एलिमिनेट या मिटिगेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं. इम्प्लीमेंट द प्लान, टेक एक्शन. अब जब आपने एक बार प्लान बना लिया है तो उसको एलिमिनेट कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, एक्शन लीजिए, लागू कीजिए. चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्शन, डज इट वर्क. जब आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, एक्शन ले लिया तो आप चेक कीजिए कि जो आपने इम्प्लीमेंट या एक्शन लिया है वह काम कर रहा है, वह कुछ इफेक्ट कर रहा है, वह कुछ उससे कुछ फ़ायदा हुआ, आपका रिस्क कुछ मिनिमाइज या मिटिगेट हुआ. एंड लास्ट पॉइंट इज लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, इम्प्रूव.
आपने जो भी एक्सपीरियंस किया है उससे इम्प्रूव कीजिए, उससे कुछ सीखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज इज हमारा रिस्क मैनेजमेंट वर्कशीट। यहाँ पे हम रिस्क को एनालाइज कैसे करें, रिस्क को पहचाने कैसे, क्योंकि रिस्क तो हजारों हो सकता है। हजारों रिस्क के बीच में कैसे पहचाने कि कौन से रिस्क को पहले हमें मिटिगेट करना है या मिनिमाइज किया जाना ज़रूरी है, और किस रिस्क को हम बाद में करें। इस सिचुएशन के लिए ही रिस्क मैनेजमेंट वर्कशीट बनाया गया है, जिससे कि हम अपने रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा रिस्क को हम मिटिगेट या मिनिमाइज हमें पहले करना है और कौन सा रिस्क को हमें बाद में करना है। चलिए रिस्क मैनेजमेंट वर्कशीट को जानें। यहाँ पे कॉलम में कॉन्सिक्वेंस रेंज दिखाया गया है, जबकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी रेंज दिखाया गया है। प्रोबेबिलिटी होता है कि रिस्क आने का कितना चांस है, यानी विद इन 1 डेज में कितने टाइम रिस्क आ सकता है। मान लीजिए कोई ए रिस्क है, वो दिन में कितनी बार आ सकता है, 1 बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है। कोई बी रिस्क है, वो साल में आता है, वो कितने बार आएगा। इसका एक प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि संभावना। यह एक्यूरेट नहीं है कि दिन में 2 बार ही रिस्क आएगा। मान लीजिए कोई ए या बी रिस्क आता है, तो उसका कॉन्सिक्वेंस रेंज क्या होगा। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, घातक, कि वो रिस्क है कितना घातक हो सकता है हमारे लिए। मान लीजिए हमारा कोई अथोराइज्ड पर्सन हमारे लेबोरेटरी को छोड़ के अचानक से निकल जाए, तो उसका एक बड़ा कॉन्सिक्वेंस आएगा। या फिर यदि कोई हमारा छोटा एम्प्लॉय चला जाए, तो उससे हमारा छोटा कॉन्सिक्वेंस आएगा। तो इन दोनों के बीच के अंतर को ही हम और भी डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के अंदर में फर्स्ट कॉलम में है रेटिंग, सेकंड में है प्रोबेबिलिटी एंड थर्ड में है क्राइटेरिया। रेटिंग 1 में देंगे रेयर। रेयर मतलब अनलाइकली टू अकर बट पॉसिबल, यानी वो कभी हुआ नहीं है बट पॉसिबल है, ऐसा रिस्क हो सकता है। सेकंड नंबर इज अनलाइकली बट कैन बी रिजनेबली एक्सपेक्टेड टू अकर, मतलब यह रिस्क भी ना के बराबर होता है, लेकिन चांस बहुत ज़्यादा है, तो ये रिस्क हो सकता है। थर्ड रेटिंग इज पॉसिबल विल अकर सेवरल टाइम्स, यानी कि मतलब ये कई बार आता है इस तरह से, तो इसको हम 3 रेटिंग देंगे। 4 रेटिंग में देंगे लाइकली विल अकर फ्रिक्वेंटली। 4 रेटिंग में देंगे लाइकली विल अकर फ्रिक्वेंटली, जो रिस्क बार बार आता रहता है, हम बार बार उसको ऑब्जर्व करते हैं, उस तरह के रिस्क को हम रेटिंग 4 में रखेंगे। रेटिंग 5 में ऑलमोस्ट सर्टेन, जो कि कंटिन्यूसली एक्सपीरियंस, जो कि यह रिस्क बहुत ज़्यादा आता है, रोज़ दिन में 10 बार आता है। इस तरह का जो रिस्क होता है वो होता है कंटिन्यूसली एक्सपीरियंस। इसी तरह कॉन्सिक्वेंस में भी देंगे हम रेटिंग 1 में देंगे इंसिडेंटल नेग्लिजिबल बिजनेस इम्पैक्ट, मतलब जिसका परिणाम बहुत कम आता है। नेग्लिजिबल बिजनेस इम्पैक्ट, मान लो कोई रिस्क आया, उसका इफेक्ट बिजनेस पे ना के बराबर पड़ता है, तो उसको हम रेटिंग 1 देंगे। रेटिंग 2 माइनर स्लाइड बिजनेस इम्पैक्ट, इसका जो इम्पैक्ट है बिजनेस पे बहुत थोड़ा सा पड़ता है। रेटिंग 3 मॉडरेट लिमिटेड बिजनेस इम्पैक्ट, अब यहाँ पे जिसके अंदर कुछ ना कुछ बिजनेस इम्पैक्ट होता है, इस तरह का जो रिस्क है उसको हम मॉडरेट में रखेंगे। 4 में मेजर सीरियस बिजनेस इम्पैक्ट, जिस रिस्क के कारण बिजनेस में सीरियस इम्पैक्ट होता है, तो उसका रेटिंग 4 होगा। 5 एक्सट्रीम डिजास्टर्स बिजनेस इम्पैक्ट, मान लीजिए आपके लेबोरेटरी का एक्रेडिटेड सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाए, तो ये एक डिजास्टर बिजनेस इम्पैक्ट है, आप टेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह का जो रिस्क है उसको हम 5 रेटिंग देंगे। अब हम मैट्रिक्स को देखते हैं।
मान लीजिए कोई रिस्क है जिसकी प्रोबेबिलिटी रेंज बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए वो रिस्क की संभावना दिन में 4 बार है, तो उसका चांस बहुत है कि वह रिस्क हो। तो उसको हम मान लीजिए 4 है, तो उसका प्रोबेबिलिटी रेंज हम 4 मान लेते हैं। बट उसका कॉन्सिक्वेंस रेंज, मान लीजिए 4 जो रिस्क हुआ है उसका जो है बिजनेस पे इम्पैक्ट बहुत कम पड़ रहा है, ना के बराबर। तो कॉन्सिक्वेंस में हो जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, 4 को और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8। तो ये हमारा रिस्क का मैग्नीट्यूड है। अब सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपकी लेबोरेटरी का क्वालिटी या टेक्निकल मैनेजर जो कि अथोराइज्ड पर्सन है, उसने कल से कंपनी आना बंद कर दिया। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी रेंज बहुत कम है, जो कि ऐसा बहुत कम होता है। तो प्रोबेबिलिटी रेंज 3 रख लेते हैं। बट इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि सब कुछ वही मैनेज करता है, क्वालिटी या टेक्निकल मैनेजर ही। तो इम्पैक्ट को हम 5 ले लेंगे। तो कंसिक्वेंस रेंज 5 और प्रोबेबिलिटी रेंज 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका रिस्क मैग्नीट्यूड 15 होगा। अब हम रिस्क इंडेक्स को देखते हैं। अगर रिस्क का मैग्नीट्यूड 1 से 5 के बीच में हो तो ये लो रिस्क माना जाएगा, और अगर 9 से 16 के बीच में हो तो ये मीडियम रिस्क माना जाएगा, और अगर 17 से 25 के बीच में हो तो ये हाई रिस्क माना जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने 1 से 5 को ग्रीन में कर रखा है, और 9 to 16 को येलो कर रखा है, और 17 से 25 को हमने रेड कर सकता है। तो इस प्रोसेस से आप अपने लेबोरेटरी के अंदर रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका मिनिमाइज या मिटिगेशन आप कर सकते हो, और पता लगा सकते हैं कि किस रिस्क को हमें पहले करना है, मिनिमाइज या मिटिगेट, और किस रिस्क को हमें बाद में करना है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हमने जो रिस्क मैनेजमेंट देखा, स्टेप 1 है रिस्क डायग्नोसिस। पहले था रिस्क को पहचानना कि कौन सी रिस्क सबसे घातक है जो हमें इफेक्ट कर सकती है। सेकंड पॉइंट इज रिस्क रिडक्शन, यहाँ पे हम रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज रिस्क फाइनेंशियल। रिस्क फाइनेंशियल का मतलब है कि इम्पार्शलिटी में जो हमें रिस्क आइडेंटिफाई हुआ है उस रिस्क को हम कैसे कंट्रोल करें या फिर कैसे मैनेज करें कि हमारा वर्क जो है इफेक्ट ना हो। तो रिस्क फाइनेंशियल का मतलब ये हुआ। एंड फोर्थ पॉइंट इज मॉनिटरिंग एंड ऑडिट। ये नहीं कि हमने एक बार बस डिसाइड कर लिया तो अब हम चुप रहें। हमें रिस्क को मिटिगेट या मिनिमाइज के लिए ही टाइम पे पीरियोडिक मॉनिटरिंग या ऑडिट करनी पड़ती है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। रिस्क डायग्नोसिस, यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं रिस्क डायग्नोसिस के। तो यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इम्पार्शलिटी को रिस्क कर सकते हैं। पर्सनल, फर्स्ट इज पर्सनल, एंड सेकंड इज इन्वायरमेंटल कंडीशन, एंड थर्ड पॉइंट इज मेथड। मेथड मतलब मीन्स कि मेथड हमारा अपडेट होना चाहिए, अपडेट वर्जन का होना चाहिए और अपग्रेड होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज इक्विपमेंट, इक्विपमेंट हमारा सही वर्क करना चाहिए, कैलिब्रेशन होना चाहिए। एंड फिफ्थ पॉइंट इज कैलिब्रेशन, मतलब हमारा लैब जो है कैलिब्रेटेड होना चाहिए। कैलिब्रेशन से मतलब है कि एक अच्छे कैलिब्रेशन लैब से हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड होने चाहिए। सैम्पलिंग एंड सैंपल हैंडलिंग, सैम्पलिंग से भी रिस्क होते हैं और सैंपल हैंडलिंग से भी रिस्क होते हैं। और क्वालिटी कंट्रोल। तो आओ फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। रिस्क रिडक्शन, सेकंड पॉइंट इज रिस्क रिडक्शन। तो रिस्क रिडक्शन में फर्स्ट पॉइंट इज
inclusion of terms and conditions for laboratory activities, and second point is disclaimers in reports, और थर्ड पॉइंट इज रिव्यू ऑफ रिपोर्ट्स बिफोर इशुएंस, मतलब हमें रिपोर्ट इशू करने से पहले एक बार अच्छी तरीके से रिव्यू करना चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। कंपिटेंस ऑफ पर्सनल, और जो भी पर्सनल हम या फिर कर्मचारी हमारे लैब में काम कर रहे हैं वो उस काम के लिए कॉम्पिटेंट हैं। और फिफ्थ पॉइंट इज कैलिब्रेशन ऑफ इक्विपमेंट, हमारे सारे इक्विपमेंट कैलिब्रेटेड हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज डिफाइनिंग स्कोप ऑफ वर्क, एंड लास्ट पॉइंट इज डिफाइनिंग स्कोप ऑफ वर्क। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। 10 that is the third factor, risk financing. फर्स्ट पॉइंट इज लायबिलिटी इंश्योरेंस कवरेज। सपोज दैट कोई रिजल्ट गलत चला गया, रॉन्ग चला गया, तो उसकी लायबिलिटीज को कवरेज करते हैं। बैंक गारंटी, मान लो किसी भी एक्सीडेंटल कंडीशन में बैंक गारंटी होती है। परफॉर्मेंस बॉन्ड, थर्ड पॉइंट इज परफॉर्मेंस बॉन्ड। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। फोर पॉइंट टू confidentiality. 4.2.1 The laboratory shall be responsible through legally enforceable commitments for the management of all information obtained or created during the performance of laboratory activities. The laboratory shall inform the customer in advance of the information it intends to place in the public domain, except for information that the customer makes publicly available or when agreed between the laboratory and the customers. Example, for the purpose of responding to complaints, all other information is considered proprietary information and shall be regarded as confidentiality. इसके अंदर मेनली तीन चीज़ें कहा गया है। फर्स्ट इज लेबोरेटरी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इंफॉर्मेशन, लेबोरेटरी के पास कस्टमर या उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कॉन्फिडेंशियल रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेबोरेटरी की है। एंड सेकंड पॉइंट इज इन्फॉर्म टू कस्टमर्स इन एडवांस टू प्लेस इट इन पब्लिक डोमेन। अगर आप कस्टमर या उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में ले जा रहे हैं तो उससे पहले आपको एडवांस में कस्टमर को इन्फॉर्म करना होगा। एंड थर्ड पॉइंट इज लेबोरेटरी प्रोटेक्ट द कस्टमर्स इंफॉर्मेशन एंड प्रायोरिटी राइट्स। लेबोरेटरी कस्टमर्स के इंफॉर्मेशन और कस्टमर के प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट रखेगा। 4.2.1 को समझते हैं। द लेबोरेटरी शैल बी रिस्पॉन्सिबल, शैल बी यानी कि यह एक रिक्वायरमेंट है। थ्रोली लीगली इन्फोर्सेबल कमिटमेंट्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड और क्रिएटेड ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द लेबोरेटरी एक्टिविटीज। इंफॉर्मेशन एंड ऑब्टेन्ड और क्रिएटेड, कस्टमर से मिला हुआ इंफॉर्मेशन, चाहे वह कस्टमर से रिलेटेड हो या उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। क्रिएट मीन्स लेबोरेटरी के अंदर जो टेस्टिंग हुई है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेबोरेटरी एक्टिविटीज़ के समय, उसके परफॉर्मेंस के समय जो भी इंफॉर्मेशन लेबोरेटरी क्रिएट करता है उसकी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और लेबोरेटरी इसको एक लीगली इन्फोर्सेबल के थ्रू कमिटमेंट करेगा। The laboratory shall inform the customer in advance of the information it intends to place in the public domain. लेबोरेटरी को जब कोई इंफॉर्मेशन कस्टमर के प्रोडक्ट या कस्टमर से रिलेटेड पब्लिक डोमेन में ले जाना पड़ रहा है तो उससे पहले उसे एडवांस में कस्टमर को इन्फॉर्म करना होगा। एक्सेप्ट फॉर इंफॉर्मेशन दैट द कस्टमर मेक्स पब्लिकली available or when agreed between the laboratory and the customer. Example, for the purpose of responding to complaints, all other information is considered proprietary information and shall be regarded as confidential. Confidential के अंदर दो तरह के इंफॉर्मेशन नहीं आते हैं। एक तो वह जिसको कस्टमर ने अपने आप ही पब्लिकली अवेलेबल कर रखा है, अपने वेबसाइट के थ्रू या अपने मैनुअल के थ्रू, तो इस तरह के इंफॉर्मेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेबोरेटरी के ऊपर नहीं है। और अगर लेबोरेटरी
कस्टमर और लेबोरेटरी के किसी एग्रीमेंट के थ्रू ऐसा किया गया हो तो वो भी कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर नहीं आती है। कई बार कंप्लेंट के पर्पज से लेबोरेटरी को ऐसा करना पड़ता है। इसके अलावा जो भी कस्टमर की इंफॉर्मेशन है वह लेबोरेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह उसको सीक्रेट रखेगी। तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फोर पॉइंट 2.2 when the laboratory is required by a law or authorized by contractual arrangement to release confidential information, the customers or individual concerned shall, unless prohibited by law, be notified of the information provided. कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट के लिए लेबोरेटरी के अंदर से किसी भी तरह का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अगर आप रिलीज कर रहे हो तो उससे पहले आपको कस्टमर को नोटिफाई करना होगा। Example, for your organization receives samples for testing, it has not just come for testing, it has come with customer information, customer trust, customer confidential, technology and process parameters. Therefore, you should keep such information confidential. जब आपके पास कोई सैंपल टेस्टिंग के लिए आता है तो वह केवल टेस्टिंग के लिए नहीं आता है, उसके साथ कस्टमर का इन्फॉर्मेशन भी आता है, कस्टमर का विश्वास भी आता है, कस्टमर का कॉन्फिडेंशियल टेक्नोलॉजी भी आती है, कस्टमर का प्रोसेस पैरामीटर भी आता है। तो आपको इन सभी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को सुरक्षित रखना चाहिए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। फोर पॉइंट 2.3 information about the customers obtained from source other than the customers. Example, for complaint regulators shall be confidential between the customers and the laboratory. The provided source of this information shall be confidential to the laboratory and shall not be shared with the customer unless agreed by the source. इसके अंदर कहा गया है इंफॉर्मेशन ऑन अबाउट कस्टमर रिसीव फ्रॉम अदर सोर्स। अगर आपको कस्टमर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन किसी अदर सोर्स से प्राप्त होता है तो आप उस इन्फॉर्मेशन को और वह इन्फॉर्मेशन देने वाले सोर्स को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। 4.2.3 को समझते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर सोर्स। अगर कस्टमर के अलावा कस्टमर का इन्फॉर्मेशन किसी अन्य सोर्स से मिलती है, एग्जाम्पल फॉर कंप्लेंट रेगुलेटर्स, फॉर अन्य सोर्स या तो कोई कंप्लेनेंट हो सकता है, शिकायतकर्ता हो सकता है या फिर रेगुलेटर हो सकता है। शैल बी कॉन्फिडेंशियल बिटवीन द कस्टमर एंड द लेबोरेटरी। वह इन्फॉर्मेशन आपके और आपके कस्टमर के बीच में कॉन्फिडेंशियल रहेगा, किसी तीसरे को वह इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। द प्रोवाइडर सोर्स ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन शैल बी कॉन्फिडेंशियल टू द लेबोरेटरी and shall not be shared with the customer unless agreed by the source. इसके साथ ही इन्फॉर्मेशन को तो कॉन्फिडेंशियल रखना ही है, इसके साथ ही हमें इन्फॉर्मेशन देने वाले को भी कॉन्फिडेंशियल रखना है और आपको यह बात कस्टमर को नहीं बतानी है। अनलेस अग्रीड बाय द सोर्स, जब तक कि ऐसा करने के लिए कहा ना जाए आपसे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके कस्टमर का इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे कस्टमर या किसी गवर्नमेंट बॉडी से प्राप्त होती है तो आपको उस इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना है और उस इन्फॉर्मेशन देने वाले सोर्स का नाम भी कॉन्फिडेंशियल रखना है जब तक कि आपको ऐसा कहा ना जाए बताने के लिए। नेक्स्ट क्लोज चलते हैं। 4.2.4 personnel including any committee members, contractors, personnel of external bodies or individual acting on the laboratory's behalf shall keep confidential all information obtained or created during the performance of laboratory activities except as required by law. यह क्लोज पर्सनल के ऊपर बेस्ड है। लेबोरेटरी के अंदर में जितने भी पर्सनल हो या कर्मचारी एंड कनेक्टेड इंडिविजुअल या वो पर्सन हो जो लेबोरेटरी की एक्टिविटीज से कनेक्टेड हो या एजेंसी या कोई एजेंसी हो, वह सभी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखेगा जब तक कि कानूनन उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत ना पड़े। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपकमिंग वीडियो है क्लॉज नंबर 5। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे।
हेलो दोस्तों, और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? आई थिंक आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया हो या फिर आप उसको और डिटेल में समझना चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे उस टॉपिक का नाम कमेंट कीजिए, तो उसको मैं अलग तरीके से और डीपली में समझाऊँगा। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा क्लॉज नंबर 5, जो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।